नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम भारत की मृदा पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में देखते हैं। जो भारत की जो मृदा है, मेनली जो ICAR यानी कि भारतीय मृदा कृषि अनुसंधान के द्वारा भारत की जो मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, मरुस्थल, लैटेराइट, पर्वतीय, लवणीय और पीठ में है दलदली मिट्टी। ठीक है, इस प्रकार भारत की मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मिट्टी के अंदर होता क्या है। तो इसके अंदर एक तो घटक की बात करते हैं, तो घटक में होते हैं इसके खनिज कण, एक ह्यूमस, जल और वायु। तो खनिज जो कण है मिट्टी के अंदर होते 45%। ह्यूमस जो होती है वो 5% होती है। और जल को अगर हम माने तो 20 से 30% इनकी जो मात्रा है जल की और वायु की मात्रा मिट्टी के अंदर कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसे 20 से 30% माना गया है। हम अगर समझने के लिए कहें तो इसे 25% जल और 25% वायु होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो मिट्टी है वो 50% तो ठोस है और 85% कैसी है, ठोस नहीं है। ठीक है, अब मृदा विज्ञान की बात करें तो मृदा विज्ञान की जो सबसे पहले जो भारत में था, वो पहली जो घटना होती है 1893 में। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे वालेकर। क्या नाम था? वालेकर। उन्होंने सबसे पहले मृदा विज्ञान के बारे में मिट्टी के जो 4 भागों में मिट्टी को विभाजित किया। उसके बाद जो भारतीय मृदा का जो जनक कहा जाता है, JW लेदर को कहा जाता है, जिन्होंने 1898 में यानी कि इससे 5 साल बाद मृदा को 4 भागों में बांटा भारतीय मृदा को। ठीक है, जिसमें थी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थल नहीं थी, लैटेराइट मिट्टी। इस प्रकार 4 भागों में बांटा गया। और जब अगर हम भारतीय मृदा अनुसंधान की बात करते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है, तो इसमें 8 भागों में विभाजित किया गया है। जो मृदा विज्ञान है, इसका जो अध्ययन है वो कहा जाता है, मृदा विज्ञान का जो अध्ययन कहा जाता है वो कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि मृदा विज्ञान का जो अध्ययन है क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। और भारतीय मृदा विज्ञान के जो जनक हैं, ठीक है, वो है JW लेदर। अब हम कहते हैं तीसरा पॉइंट आता है मृदा अम्लता या क्षारीयता। मृदा में भी जैसे कि हम जो चीजें खाते पीते हैं उसमें भी कोई चीज अम्ल होती है, कोई चीज क्षारीय होती है। जैसे कि हम कहते हैं, जैसे अगर हम pH स्केल की बात करें, pH स्केल में जो 7 होती है चीज, वो क्या होती है? ना तो अम्ल होती है ना है क्षार होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम वस्तुओं की बात कर रहे हैं, चीजें खाने वालों की। ठीक है, तो ये क्या होती है? ना अम्ल होती है ना क्षार होती है। 7 से कम अगर रहा pH स्केल तो वो क्या होगी? अम्ल होगी। और 7 से ज्यादा होगी तो वो क्षार हो जाएगी। ये साइंस में हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार मृदा का जो pH स्केल है वो 7.2 है। वो क्या है? निष्क्रिय है। निष्क्रिय मतलब निष्क्रिय मतलब ये क्या? न्यूट्रल है, निष्क्रिय है ये। तो 7 से कम अगर मृदा का pH स्केल 7 से कम है, और 7 से कम कितना जा सकता है? वो 3 pH तक जाता है। जैसे कि उसमें जो जाता था 0 से लेकर 14 तक pH स्केल था, तो इसमें कितना? मैक्सिमम मिनिमम 3, और ये कितना आ गया?
और जो 7 से जाने पर मृदा कैसी हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। क्या हो जाती है? क्षारीय। और क्षारीय होने पे और अधिकतम कितनी जा सकती है? 8 तक। पीएच स्केल कितना जा सकता है क्षारीय का? 8 तक जा सकता है। अब देखिए आगे, वो कहां है? अब देखिए दोस्तों, यहां पे चौथा पॉइंट डिस्कस करने वाले जो मृदा के बारे में। मृदा के अंदर पाई जाती है हुमस। ठीक है, हुमस क्या करती है? हुमस होती क्या है? जो हमारे जीव मृत जैविक पदार्थ के अपघटन के उपरांत के में जो अंतिम उत्पाद जो प्राप्त होता है हुमस कहलाता है। जैसे कि जो हमारे मृत जैविक पदार्थ, जैसे घास हो सकती है, जीव जंतु हो सकते हैं, उनके क्या अपघटन से, यानी कि सड़ने गलने से क्या होता है? सड़ने गलने के बाद जो अंतिम उत्पाद यानी काला गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ क्या प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? हुमस। ठीक है, हुमस के अंदर बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है? नमी पाई जाती है। ठीक है, और मृदा के अंदर जो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मृदा में वायु। इसका काम क्या है, कैसे ही काम करती है और कैसे पौधों को पोषण देती है? तो क्या कहे कि मृदा के अंदर जो क्या होता है, जो कुछ मृदा के अंदर जो कुछ पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा, पदार्थ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, जो कि पौधों को प्रत्यक्ष रूप से पोषण देती है। ये क्या करती है? मृदा के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है। पौधे को क्या देते हैं? पोषण देते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है किसी में जुड़ जाना, यानी मिट्टी में क्या जुड़ जाना? हवा का जुड़ जाना ही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ठीक है, इसके प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जो भारत में मृदा है, मृदा का विस्तार बहुत ही, देखो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। जैसे कि ऊपर के जो हमारे जो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उसमें पर्वतीय मृदा है गई, यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है जो कुल 100 अगर 100% है तो उनकी 43.46% जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद जो दूसरी मिट्टी आती है वो लाल मिट्टी आती है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरे नंबर की जो मिट्टी है सबसे ज्यादा है वो काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है। इसके अलग अन्य नाम है इसके। जब हम अभी कुछ आगे, रेगुर मिट्टी है, काली मिट्टी है, प्रौढ़ मृदा है, और इसके अन्य बहुत नामों से ये भी जानी जाती है। ये इसका क्षेत्र क्या क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अब पहले आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसका, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या देखते हैं? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं जलोढ़ मिट्टी को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल। जो इसका जो विस्तार है वो है 143.5 वर्ग मिलियन हेक्टेयर है, जो कि भारत की समस्त यानी कि कुल भूमि का 43.46% है। ठीक है, और ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है। आप इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है, जो सतलज से लेकर गंगा के मैदान, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, और फिर ये जो नर्मदा और ताप्ती की जो घाटियां हैं, यहां तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। कुछ जो जलोढ़ मिट्टी है, कुछ हमारे जो पूर्वी तट है, इस पर भी ये देखने को मिलती है। ठीक है, स्क्रीन पर नक्शे में आप देख सकते हैं। अगर कभी इन फ्यूचर जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र पूछा जाए कि विस्तार क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन सी जगह है, और तो ये देखिए कि यहाँ सतलज है, ये यहाँ गंगा है, और ये ब्रह्मपुत्र, इनके मैदानी क्षेत्रों में ये फैली हुई है। साथ के साथ में यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी है, ये बनी कैसे है? जो हिमालय के निक्षेप से बनी है, यानी कि हिमालय से कुछ मिट्टियां कट कट के अवसाद के रूप में मैदानी इलाकों में गई, जो कि बहुत ही ज्यादा ही क्या रही, उपजाऊ ज्यादा होती हैं।
ठीक है। साथ के साथ ये भी कब कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जो जो सूर्य है, सॉरी, जो है हमारा सागर है, सागर का जो, जैसे कि आज सागर यहां पर बह रहा है, तो वो क्या होगा, पीछे उसकी दूरी घट गई है, जिसकी वजह से मिट्टी आगे आ गई है, उसकी वजह से भी इसका जलोढ़ मिट्टी का कह सकते हैं कि विकास हुआ है। ठीक है, आगे। ठीक है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है, जैसे कि सागर है, सागर का पीछे हट जाना, आज सागर यहां है तो पीछे हट गया वो, तो अब मिट्टी आगे आ गई, तो क्या हुआ, उसे जलोढ़ मिट्टी बनी। ये भी है और कहीं कहीं ये भी है, तो दोनों बातें हम याद रखनी है कि जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ है, कहां से ये मिलती है। जो इसमें इसके अंदर जलोढ़ मिट्टी है, ये दो प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक खादर के रूप में होती है, एक भांगर के रूप में होती है। खादर है, खादर के भी 3 नाम हैं, ये यानी कि स्थानीय भाषा में कहीं कल्लर के नाम से भी, कहीं रेह के नाम से भी, और कहीं धुर के नाम से भी है। तो खादर के अंदर याद रखेंगे कि जब कोई नदी है तो नदी क्या करती है, बाढ़ की स्थिति में बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है कि जैसे कि वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण क्या होता है कि जो नदियों में पानी अधिक आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाती है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। बाढ़ की स्थिति में जो जैविक पदार्थ वो सड़ने निकलने लगते हैं, और जिसकी वजह से उस मिट्टी में क्या हुमस पैदा हो जाती है। तो हुमस क्या होती है, इस मिट्टी में अधिक होती है, क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है, और जिसकी वजह से ये मिट्टी में अधिक उर्वरता बनी रहती है। मगर इसके अपोजिट जो भांगर है, कहीं कहीं इसका जो किताबों में नाम है, बांगर के नाम से भी मिलती है ये, और भांगर के नाम से भी है। ठीक है, तो जो भांगर है या बांगर है, वो क्या होता है कि इसके अंदर अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, भांगर के अंदर अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के। और जो बाढ़ के जो ऊपर की मिट्टी होती है, बाढ़ यहां तक आई, उससे कोई लेना देना नहीं है, बाढ़ के जो ऊपर की साइड की जो मिट्टी होती है, वो भी एक जलोढ़ मिट्टी का ही भाग है। तो ये मिट्टी होती है, और इसके अंदर जो मैक्सिमम जो फसलें मिलती हैं, वो मिलती है हमारे गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, तिलहन, दलहन, सब्जी आदि की जो फसलें इसमें मिलती हैं। मेनली इसमें ये रखेंगे कि जो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के अशुद्ध कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए, और इसके अंदर जैसे कि यहां पर उच्च हुमस है, तो यहां पर हुमस की क्या मात्रा क्या होती है, निम्न होती है। यानी कि किसमें निम्न दर होती है, खादर में तो क्या होती है, उच्च दर होती है हुमस की। और इसमें क्योंकि यहां पर पानी भरता है, चीजें सड़ती गलती है और अपघटन होता है, तो वहां पर क्या बन जाता है, हुमस की अधिकता होती है, और यहां पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में जो भी जलोढ़ मिट्टी, इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलो अगली मिट्टी देखते हैं, जो है हमारी दूसरे नंबर की, वो है हमारी लाल मिट्टी। ठीक, देखिए लाल मिट्टी के बारे में हम देखते हैं। जो लाल मिट्टी है, वो भारत में 18.5% लाल मिट्टी का विस्तार है। यानी कि कितने मिलियन हेक्टेयर हो गया, 61 मिलियन हेक्टेयर हो गया। ठीक है, अब देखिए जो इसका जो स्थान है, आप यहां पर देख रहे होंगे, जो ये लाल वाला जो पोर्शन है, ये ठीक है, ये क्या है, अब कुछ भाग यहां पे भी है इसका। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है वो लाल मिट्टी का है। तो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र से बुंदेलखंड तक, और यहां पर राजमहल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कच्छ तक ये पहुंचा हुआ है। ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम पूर्व में बदले करें तो राजमहल की पहाड़ियों से काठियावाड़ और कच्छ की तक पहुंचा हुआ है। इसका रंग, जैसे कि इसका नाम ही लाल मिट्टी है, तो इसका रंग भी ऑब्वियसली क्या है, लाल है। और इसकी जो संरचना है, ये बनी कैसे कैसे है, तो इसके अंदर कुछ क्या होता है, बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी से मिलकर बनी है। यानी कि इसमें जो कंटेंट है, कंपोनेंट से क्या है, बलुई मिट्टी है और दोमट मिट्टी है। साथ ही साथ इसमें एक समस्या है कि इसमें अपरदन होता है। अपरदन का मतलब कटाव।
या हवा के द्वारा हो। अपरदन दो प्रकार से हो सकता है मिट्टी में, या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, मानवीय मनुष्य के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य जो समस्या है, समस्या पर ध्यान देंगे कि इसकी जो मुख्य समस्या है वो अपरदन है, यानी कि इसकी परत क्या मजबूत नहीं होती है, क्या होती है, थोड़ी भुरभुरी टाइप की होती है। उर्वरता कैसी होती है, इसमें पैदावार थोड़ी निम्न प्रकार की होती है। जो फसलें जो होती है इसमें कैसी होती है, सिंचाई साधन फसल, यानी कि जहां पर ट्यूबवेल, नलकूप या रहट, कुआं वगैरह द्वारा, नहरों द्वारा सिंचाई हो सकती है, उस क्षेत्र पर यह ज्यादा मिलती है। और इसमें जो मुख्य फसल है गेहूं, कपास, दलहन, तिलहन और फलों की जो खेती है इसमें मुख्यतः मिलती है। तो लाल मिट्टी हमारे लिए ये कह सकते हैं कि जो लाल मिट्टी है जो पूरे भारत में दूसरे नंबर पर प्राप्त होती है। पहले नंबर पर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, और दूसरे नंबर पर क्या है, लाल मिट्टी मिलती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब अगली मिट्टी पढ़ते हैं, काली मिट्टी, जो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। देखिए काली मिट्टी के बारे में जानते हैं। जो काली मिट्टी है, जो हम भारत में तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। जो काली मिट्टी के जो उपनाम है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भारत में उपनाम ज्यादातर जो प्रसिद्ध है वो रेगुर मिट्टी के नाम से, काली मिट्टी, प्रौढ़ मृदा, याद रखेंगे रेगुर प्रौढ़ मृदा बहुत ही ज्यादा ये पूछी जाती है। जो रेगुर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इसको किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय चरनेजेम, उष्ण कटिबंधीय चरनेजेम कहा जाता है इसको। जो इसका जो विस्तार है वो 50 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 50 मिलियन, यानी कि उससे पहले कितना था, 61 मिलियन। ठीक है, और ये 50 मिलियन जो है वो है 15% के, यानी कि कुल जो भारत की जो भूमि है उसका जो 15% है वो क्या है, काली मिट्टी है। आप यहां पर देख रहे होंगे काली मिट्टी का ही विस्तार है। ठीक है, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिमी एमपी है, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगह फैली हुई है। और इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका रंग भी कैसा हुआ, गाढ़े काले रंग का है ये। ठीक है, और इसमें जो मुख्य जो भूमिका जो निभाती है, इसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, ये बहुत ज्यादा अहम है। कई बार कई एग्जामों में इसमें पूछा गया, जैसे इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम इसमें मुख्यतः पाया जाता है, मुख्यतः इसमें पाया जाता है। कमी जो इसमें रहती है ज्यादातर किसकी रहती है, वो रहती है नाइट्रोजन की कमी इसमें रहती है। और इसका जो गुण क्या है कि इसमें नमी धारण करने की क्या क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा नमी होती है, हुमस ज्यादा होती है, उच्च कसाव एवं दृढ़ता होती है। उच्च कसाव दृढ़ता के साथ साथ ये मिट्टी आसानी से क्या टूटेगी नहीं। और इसकी जो फसल उगाने की जो क्षमता है या इस मिट्टी की जो जान है, उर्वरता है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा ऊंची है, उच्च लेवल की है। और फसल जो है इसमें कपास, दलहन, मिलेट, अलसी, अरंडी, तंबाकू, गन्ना आदि ये चीजें मिलती हैं। और इसमें मुख्यतः जो इसमें कपास के नाम से बहुत ज्यादा पूछी जाता है। जो काली कपास किस मिट्टी में उगाई जाती है, तो काली मिट्टी में। कपास के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, अगली मिट्टी देखते हैं दोस्तों। अगली मिट्टी है हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए काली मिट्टी का। जो इससे क्वेश्चन बन सकते थे वो इसमें हमने इंक्लूड कर लिए हैं। ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, हम चौथे जो नंबर की जो है क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं कि हमारी चौथे नंबर की जो मृदा है वो मरुस्थल मृदा है, और जो कि ज्यादातर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में ये ज्यादातर फैली हुई है। ठीक है, और ये कितना है, कुल भूमि का 4.4% हमारी क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी है। और ये 15 मिलियन हेक्टेयर है, 15 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, इसका रूप क्या है, इसके रूप की बात करते हैं तो ये मरुस्थलीय मृदा बलुई से लेकर बजरीनुमा तक हो सकती है। ठीक है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है, बहुत ही बारीक मिट्टी, बारीक
रेत जैसी, ठीक है, रेत ज्यादा होता है। और इसमें बलुई से बजरी यानी मोटी मोटी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो पानी की तो ऑलरेडी कमी रहती है ही, तो इसमें पानी की कमी है यानी कि आर्द्रता की कमी रहती है, और इसमें जैविक पदार्थों की कमी है। अगर पानी नहीं है तो वहां क्या होगा, मिट्टी भी बजरीनुमा है और मिट्टी के अंदर नमी भी नहीं है, तो वहां क्या ऑलरेडी क्या होगा, खरपतवारों की, पेड़ पौधों की क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो यहाँ पर फसलें बहुत ही कम तरीका से मिलती हैं, यानी कि इतनी रूप में नहीं मिलती हैं क्योंकि पानी की बहुत ही ज्यादा कमी है। आगे देखिए लेटेराइट। लेटेराइट जो मिट्टी है वो 5वें नंबर की है, ठीक है। इससे फसल से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इस वाली मिट्टी को हमेशा याद रखेंगे कि ये कुल 12.2 मिलियन हेक्टेयर है और जो 3.7% है, प्रतिशत है ये कुल भूमि का, यानी कि 12.2 मिलियन हेक्टेयर है और ये कुल भूमि का 3.7% है। ये मृदा क्या है, इसका जो गुण है उसको हम याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इसका गुण है। ये क्या है कि जो लेटेराइट जो मिट्टी है, जैसे ये भीग जाती है मिट्टी तो क्या हो जाती है, बहुत ही मुलायम हो जाती है, मक्खन की जैसी। कैसी हो जाती है, बिल्कुल मक्खन के जैसी। और जैसे जैसे इसके अंदर की जो नमी चली जाती है मिट्टी की, तो एक बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है और बहुत ही कड़ी हो जाती है। और जो इस मिट्टी की जो ये कह सकते हैं कि ये जो मिलती है ज्यादातर मिलती है पठारों पे। कहां पे मिलती है, पठारों पे ज्यादातर मिलती है। और ये पश्चिमी घाट, जैसे पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, ठीक है, और दक्षिण भारत का, जैसे कि आप लेटेराइट मिट्टी देख रहे हैं यहां पर, जैसे कि लेटेराइट मिट्टी का देखो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है लेटेराइट का, जो राजमहल की पहाड़ियां हैं और इधर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है, तो ये लेटेराइट मिट्टी का भाग है। यहां से हम देख सकते हैं। और इसकी जो उर्वरता क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसमें जो फसल है, फसल बहुत ही ज्यादा इनमें इंपोर्टेंट रोल निभाती है लेटेराइट मिट्टी में, बहुत ही ज्यादा। कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो है वो काजू किस मिट्टी की फसल है, तो काजू जो मुख्यतः किसकी है, लेटेराइट मिट्टी की। और एक रागी है और कौंधो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब तक हमने डिस्कस किया है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी में उसको लेटेराइट, पर्वतीय। अब अगली जो हम 2 मिट्टी डिस्कस करने वाले हैं वो पर्वतीय, लवणीय और पीठ, ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए पर्वतीय मृदा देखते हैं कि ये कुल 18.2 मिलियन हेक्टेयर है और कुल भूमि का 5.5% है, ठीक है। स्थान जो है हिमालयन की घाटियों के ढलानों पर 2700 से 3000 की मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहां पर, ठीक है। रंग कैसा होता है, गहरा भूरा होता है। पर्वतीय मृदा ये 2 प्रकार से होती है, एक तो दुर्गम पॉडजोल और एक उच्च स्थानीय मृदा। ये क्या होती है, इसमें तो कुछ ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। इसमें क्या है कि जो उप सतह है, जो इसकी जो ऊपरी सतह है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि इसकी हाइट क्या है, देखो यहाँ पर्वतीय मृदा है तो इसकी जो हाइट ज्यादा है, तो ऊपर की जो सतह है हमेशा किससे ढकी रहती है, इसकी बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। मगर जो दुर्गम पॉडजोल जो है वाला जो क्षेत्र है, मृदा वाला 2 सेकंड वाला है, तो ये इसके मध्य भाग के अक्षांश पर भाग में है। मध्य भाग का जैसे यहां भी एक वाला भाग, एक मध्य भाग का अक्षांश है, ठीक है। ये तो इसमें जैसे असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र आता है वो इसमें आता है, ठीक है। कौन से, दुर्गम पॉडजोल और पर्वतीय मृदा के अंदर, ठीक है। तो ये पूछ ले जाएगा, तो ये पर्वतीय मृदा में कि जो असम और दार्जिलिंग, उत्तराखंड है, ये किस मृदा के क्षेत्र, पर्वतीय मृदा तो है मगर किसमें है, उच्च स्थानीय मृदा है कि दुर्गम पॉडजोल मृदा है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम में वन पाए जाते हैं वो देवदार के, चीड़ के और नीले चीड़ के वन पाए जाते हैं। मृदा का जो स्वरूप होता है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है। जो फसल है मक्का, चावल, दलहन, तिलहन आदि इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों जो आगे जो है
लवणीय एवं क्षारीय मृदा, पीट में, और दलदली मृदा। दलदली मृदा से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो कृष्णा कावेरी या कुछ ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में ये दलदली मिट्टी पाई जाती है। यानी कि दक्षिण भारत में जैसे कृष्णा है, कावेरी है, ये यहाँ पर ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि ये वाले आप देख रहे हैं, तो इस वाले क्षेत्र पर क्या कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीट में या दलदली मिट्टी। ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, इसके मुहाने पर ये मिलती है। ठीक है, तो दलदली मिट्टी से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो मेन क्वेश्चन जो आते हैं हमारी जो पहली 4 मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी है, उससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कोशिश की है इस वीडियो में दोस्तों कि अधिक से अधिक जितने भी मिट्टी से क्वेश्चन हो सकते हैं, अधिक से अधिक इन प्रश्नों को इसमें लाया जाए। कहां से ये मिट्टी से, कहां से इसका अध्ययन शुरू हुआ है, कौन इसके जनक रहे, और शुरू से लेकर एंड तक हर मिट्टी को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही कई बुकों की सहायता से लेकर और अच्छे एक्सपर्टों से बात करके इस सीरीज को हमने बनाया है मृदा की। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।